हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस सफलता वाला सीरीज में, जहां हम करेंगे लूसेंट का निपटारा। और इसमें जो है ये लूसेंट का निपटारा, ये इसमें किसी एक एग्जाम को ध्यान में देखते हुए नहीं है। ये चाहे तो हो गया बीपीएससी, हो गया दरोगा, हो गया सचिवालय, हो गया या फिर इसके अलावा और जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं या फ्यूचर में आने वाले हैं, उन सभी को एग्जाम्स में जो है देखते हुए यह प्रश्न को कलेक्ट किया गया है। इस सीरीज जो है शुरू किया गया है। यह एक लंबी श्रृंखला चलने वाली है, जिसमें हम कई पार्टों में इसको देखेंगे, क्योंकि लूसेंट का जो किताब बुक है इसमें एक नहीं कई सारे सब्जेक्ट है। इन सारे सब्जेक्ट को हमें कवर करना है। तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे बहुत अच्छे से, काफी आपको मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं लूसेंट का जो कि निपटारा है। आपसे बस देखिए, इसमें जो है ना आपको देखिए ऐसे तो है कि इसमें कई सारे प्रश्नों को आप जानते भी होंगे, लेकिन पढ़े भी होंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि एग्जाम्स में हम क्वेश्चन को तो पढ़े हुए रहते हैं। हम सारे क्वेश्चन को जो एग्जाम्स में रहते हैं वो हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि एग्जाम्स में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जिसकी वजह से हम ये प्रश्न उस वक्त जो है याद नहीं कर पाते हैं या जो है भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें हमारा रिजल्ट जो है गड़बड़ा अच्छी नहीं आती। इसी को हम लोग इसके लिए आपको एक तरीका अपनाना होगा कि जैसे जैसे प्रश्नों की श्रृंखला आगे बढ़ते जाएगी, आप अपने कॉपी पे जो है नोट करते जाएंगे, और साथ में जो है आपको बोलते हुए भी चलना है। ताकि देखिए, बोलते बोलते लिखेंगे तो ये चीजें जो है याद रहेगी, और एक बार दो बार इस चीज को हम बार बार जो है रिवाइज करते चलेंगे, ताकि जो है इसको भूलने की ऐसी स्थिति ना है। ये श्रृंखला जब आप आपको उम्मीद दिलाते हैं कि जब ये श्रृंखला खत्म होगी, जब ये सीरीज खत्म होगी, तो आपके पास जो है काफी सारी नॉलेज जो है, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको जो है ये बनेगा नहीं, लेकिन जब सीरीज ये खत्म होगा तो इसमें से बहुत ऐसे सारे प्रश्न होंगे जो आपको बिना देखे हुए याद रहेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। वो ये पहला सीरीज है, और ये सीरीज जो है अब डेली आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, इसमें कोई गैपिंग नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न है, असत्य को पहचानना है। और आप मेरे साथ क्या करेंगे कि मेरे साथ साथ आप अपने प्रश्न, अपने उत्तर जो है आप अपना देते रहेंगे, ताकि जो है आपको ये याद रहे। आइए हम लोग असत्य को पहचानना है इसमें, यानी कि गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय शास्त्र का, पुरातत्व शास्त्रों का कनिंघम कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से इसका जो है खोज किया था। तो इसके बाद है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ में एरन अभिलेख में मिलता है। यह जो है एरन अभिलेख जो है यह इसका, यह भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। भानुगुप्त का, और हाँ मेरे जो है ये लिखावट है इसके ऊपर आप न जाएंगे, और कोशिश प्रयास करेंगे कि जो है आप सुनने का और जो है लिखने का प्रयास करेंगे। भानुगुप्त का एरन का अभिलेख जो है भानुगुप्त का है। चंद्रगुप्त के बीना बजाते हुए मुद्रा वाले पर सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न जो है, तो ये ऑप्शन जो है गलत गलत है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। तो चंद्रगुप्त के वीणा पर जो है नहीं बजाया गया था, इस पे जो है समुद्रगुप्त का था। इसमें समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए जो है इसको सिक्कों का आकलन, सिक्के पर जो है वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और इसको जो है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। भारत का नेपोलियन नेपोलियन भी कहा गया है समुद्रगुप्त को। तो इसमें से देखे इसके बाद हम देखें, इसमें जो है हर इसमें अभिलेख को जो है हम इसमें अथी संग्रह कर दिए हैं, जितने भी अभिलेख बनते हैं। तो इसमें जो है हाथी गुफा अभिलेख यह जो है कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखा गया है। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख यह रुद्रदामन द्वारा लिखा गया है। नासिक का अभिलेख यह गौतमी वलश्री द्वारा लिखा गया है। प्रयाग प्रस्थम लेख समुद्रगुप्त के द्वारा। एहोल अभिलेख जो है इसमें, एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। मंदसौर अभिलेख जो है यह स्कंदगुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें प्रश्न आपको ये गलत है। मंदसौर अभिलेख जो किसके द्वारा लिखा गया है? सॉरी, मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा लिखा गया है।
और ग्वालियर का अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा लिखा गया है, और भित्री एवं जूनागढ़ का अभिलेख यह स्कंदगुप्त के द्वारा लिखा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक का सिद्धांत यानी बिग बैंग की थ्योरी का जो है यह कौन दिया था? बिग बैंग का थ्योरी हम क्या जानते हैं, यह जो है जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा दिया गया था। बिग बैंग थ्योरी जो है यह जॉर्ज लेमेथियर के द्वारा दिया गया था। वही हिंग्स की बात करें तो हिंग्स जो है यह सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिया गया था। सत्येंद्र नाथ बोस, हिंग्स का जो है यह सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिया गया था, और यह जो है इसकी खोज किया गया था हिंग्स, इसको जो है हिंग्स बोस की खोज भी कहा जाता है। इसी को हम जो है गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल भी कभी के एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ देता है कि गॉड पार्टिकल की सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह हिंग्स का, इसको हिंग्स सिद्धांत भी कहेंगे या हिंग्स बोस भी सिद्धांत कहेंगे, और सत्येंद्र नाथ बोस का भी सिद्धांत कहा जाता है। इसमें गलत कथन को चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। तो ये बताइए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यह जो है NFS है, NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, अधिनियम। यह जब भी अधिनियम की बात करेगा तो यह जो अधिनियम जब आती है तो उस वक्त ये दिया गया है 2013 में यह अधिनियम आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। देखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, ये एक्ट है। जब शिक्षा के अधिकार, ये देखिए वैसे तो बात ये शिक्षा के अधिकार जो है यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है यह, लेकिन जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, अधिनियम जो आया था वो 2009 में आया था। अधिनियम कब आया था? 2009 में आया था, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। लागू कब हुआ? इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे। लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, 2010 को लागू हुआ था। लेकिन इसमें जो है, इसके अलावा जो है 86वां संविधान संशोधन आप जानते हैं, 86वां संशोधन के द्वारा 86वां संशोधन 2002, 86वां संशोधन 2002 के द्वारा यह अनुच्छेद आर्टिकल 21 के ए में जो है इसको जोड़ा गया है, और यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। लेकिन यह प्रश्न शिक्षा का अधिकार नहीं कर रहा है, यह अधिनियम कर रहा है, जो कि 2009 में आया था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसको आर्टिकल अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह कब आया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह 2005 में आया था, और इसी को फिर जो है इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी को मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा को 2 फरवरी 2006 से जो है 2006 से इसको लागू करके दिया गया है, लागू किया गया था। और नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी हो गया, नरेगा हो गया, क्या हो गया? ये नरेगा है। और इसको जो है 2 अक्टूबर किसका जन्म दिवस होता है? गांधी जी का। 2 अक्टूबर 2009 से जो है इसको मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा, आज आप जानते हैं कि मनरेगा में जो है अब पहले 100 दिन का कार्य होता था, अब इसको जो है 150 दिन कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा हो गया, जो 2 फरवरी 2006 को यह जो है लागू किया गया था। अधिनियम आया था 2005 में और लागू किया गया था 2006 में। और यह जो है मनरेगा कब बना था? 2 फरवरी 2009 को मनरेगा में 2 अक्टूबर 2009 को ये मनरेगा में तब्दील हो गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम के 2002 में आया था। इसमें गलत कथन चुनेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था 2009 में। भारत के पहले वायसराय कौन है? देखिए ये प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में हर एग्जाम से ये प्रश्न, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल से। आइए आज हम इसको जो है पूरी तरह से सोल्यूशन कर देते हैं, ताकि जो है फिर दोबारा ये भूलने की स्थिति ना आए। इसको हम देखते हैं, इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। बंगाल के बंगाल के गवर्नर बंगाल के यदि गवर्नर हमको देखेंगे तो क्लाइव होता है। बंगाल के गवर्नर क्लाइव हो गया। और जो है ये इसी के आप जानते हैं कि 1757 का प्लासी का युद्ध जो है इसी के समय हुआ था। और भारत का यदि कहेगा, भारत के भारत के गवर्नर और इसमें जनरल हो गया। भारत के गवर्नर जनरल कहा जाएगा तो कौन हो जाएगा? बताइए जल्दी से। विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक। ये बंगाल के गवर्नर क्लाइव, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हो गया, विलियम बेंटिक हुआ। इसके बाद जो है एक और प्रश्न होता है, भारत का पहला वायसराय, पहला क्या होगा? वायसराय।
पहला वायसराय कौन होगा? तो ये हो जाता है कैनिंग। कैनिंग भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि ये जो है भारत का पहला वायसराय हो गया कैनिंग। और भारतीय गवर्नर जनरल, यानी कि पहला जो है भारतीय गवर्नर जनरल कौन सा है? ये भारत के वायसराय हो गए, लेकिन भारतीय यानी कि जो इंडियन होगा, इंडियन क्या होगा? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल कौन होगा? तो राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी, इसको सी राजगोपालाचारी कहते हैं, सी राजगोपालाचारी हो गए। और कहेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? बंगाल का बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। देखिए इसमें कितना सारा बंगाल के गवर्नर, गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों अलग होते हैं। गवर्नर जनरल बताएगा तो क्लाइव, जिसके समय में 1857 के प्लासी का युद्ध हुआ था। बंगाल के गवर्नर हुआ है क्लाइव, और बंगाल के पहला गवर्नर जनरल हो गया वारेन हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। और भारत का पहला वायसराय तो कैनिंग। और भारतीय यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ऐसे का प्रश्न पूछेगा तो सिराज गोपालाचारी। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो भारत के पहले वायसराय कौन होंगे? तो यह जो है कैनिंग हो जाएगा। भारत के पहले वायसराय कौन होंगे? कैनिंग हो जाएगा। सिराज गोपालाचारी कौन है? तो भारतीय गवर्नर जनरल है। पहले भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। विलियम बेंटिंग कौन है? विलियम बेंटिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल है। और वारेन हेस्टिंग कौन है? ये तो ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो सत्य की इसमें जो है सही कथन की पहचान करना है। सही कथन इसमें से कौन है? देखिए वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं है। बिल्कुल वेद त्रय में अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। वेद त्रय में 3 गो होता है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और होता है सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसमें होता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, सही है। और जादू टोना और अंधविश्वास का उल्लेख सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है, जो कि यह जो है गलत है। जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख जो है यह जो है आपको ऋग्वेद में नहीं मिलता है, यह आपको अथर्ववेद में होता है। अथर्ववेद में जादू टोना अंधविश्वास का योजना मिलता है उल्लेख इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही होगा। बाकी सभी इसमें से कथन जो है सही है। कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है? अब ये पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए जब हम ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह कितने होते हैं? बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल हो गए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है। एक जो है बेल्ट जो पट्टी होती है, एक जो है जो किसके किसके बीच में होता है? मंगल और ये हो गया बृहस्पति। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि और अरुण और वरुण। देखिए कुल मिलाकर के आपको 8 जो है ग्रह होता है, 8 को जो है ग्रह है। अब ये यहाँ पे जो है हो गए क्या? सूर्य हो गए। यहाँ पे हो गए सूर्य। और इसी सूर्य के आप देखिए इसमें से कई सारे प्रश्न बनेगा। सूर्य के सबसे नजदीक आ रहा ग्रह कौन? बुध, बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो देखिए ये जो क्षुद्र ग्रह जो हुआ, क्षुद्र ग्रह जो ये किसके किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया। बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। तो ये प्रश्न में कह रहा है कि पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह। आंतरिक मतलब होता है अंदर की ओर, यानी कि क्षुद्र ग्रह के अंदर की ओर, यानी कि कितने ग्रह हो गए? 1 2 3 4 ग्रह। ये आंतरिक ग्रह जो है 4 गो हो गए। और पार्थिव ग्रह यानी कि बाहरी का ग्रह जो है 4 गो हो गए। जो क्षुद्र ग्रह के अंदर के ग्रह को आंतरिक ग्रह कहेंगे, और क्षुद्र ग्रह के बाहरी वाले ग्रह को पार्थिव ग्रह कहेंगे। यानी कि पार्थिव ग्रह में कौन कौन हो जाएगा? बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। बृहस्पति शनि और अरुण वरुण क्या होगा? ये पार्थिव ग्रह हो गया। और
और आंतरिक ग्रह जो है यह इसमें जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह इसमें जो है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। तो देखिए बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल दिया हुआ। अब बताइए कि बृहस्पति ग्रह कहाँ पे है। बृहस्पति ग्रह जो है ये आपको क्षुद्र ग्रह के बाहर है, इसीलिए ये जो है पार्थिव ग्रह हो जाएगा। और मंगल जो है ये 3 गो बाकी ऑप्शन जो है ये आंतरिक ग्रह कहलाएगा। और बृहस्पति जो है क्या कहलाएगा, पार्थिव ग्रह। और बाकी 3 गो ए बी सी डी जो है यह सब आंतरिक ग्रह कहलाएगा। यही आपसे इसमें चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो आइए इसको जो है देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना की योजना जो है 28 अगस्त 2014 को आया था। 28 अगस्त 2014 को आया था प्रधानमंत्री जनधन। इसमें था क्या कि यह जो है जीरो बैलेंस के ऊपर जो है अकाउंट खोलना था। और 11 अक्टूबर 2014 को यह आदर्श ग्राम योजना संसद आप इसे जानते हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना था, कि इसका उद्देश्य था कि हर हर सांसद को 1 ग्राम जो है गोद लेना था। इसी से यह जो है योजना संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को इसमें क्या हुआ था कि यह जो है मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है। टीकाकरण इसमें लगाना था। 22 अगस्त 2014 ठीक है। इसके बाद देखते हैं 25 दिसंबर जो है 2017, 25 दिसंबर 2017 जो है यह सौभाग्य योजना से संबंधित है। 2 अक्टूबर 2014 ये आपको पता है कि यह जो इस दिन जो है स्वच्छ भारत योजना था। स्वच्छ भारत योजना गांधी जी के जन्म दिवस पर यह शुरू किया गया था। 31 दिसंबर 2024 31 दिसंबर 2024 जो है 31 दिसंबर 2000 31 दिसंबर 2024 तक आपको जो है शहरी आवास योजना का लक्ष्य रखा गया है। शहरी आवास शहरी आवास योजना का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा जो है 2025 तक जो है आपको पेट्रोल में 20% जो है इथेनॉल का मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा फिर जो है 2025 तक जो है फिर हो गया 25 दिसंबर 2019 यह जल जीवन मिशन यानी कि हर घर जल मिशन से संबंधित है। यह जल जीवन मिशन से संबंधित है। यह 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसका अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस था, तो इसमें बिल्कुल सही है। अब देखिए कैबिनेट मिशन की जब बात आया, कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन की जब बात आया तो इसमें जो है 3 गो सदस्य थे। लॉरेंस, स्टेफेट क्रिप्स और तीसरा जो थे वो एलेक्जेंडर यानी कि पैथिक लॉरेंस में जो है 3 गो अध्यक्ष थे, 3 गो थे सदस्य। पैथिक लॉरेंस, स्टेफेट क्रिप्स और एलेक्जेंडर। इसका जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस को इसको बनाया गया था। दूसरा है कि इसके द्वारा देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया गया था। तो बिल्कुल से इसमें जो है बिल्कुल सही है। देशी प्रतिनिधियों को 93 सदस्य से संबंध है। इसका गठन जो 1946 में हुआ था। और इसके द्वारा प्रति 1 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। यह जो है ऑप्शन गलत है। इसमें
10 लाख की आबादी पर जो है, 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सीट का जो है आवंटन किया गया था। इसमें देशी रियासतों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य जो है, इसमें जो है कुल 389 गो सीट जो है, 389 सीट था, 389 सीट था, जिसमें से 93 सीट जो है देशी रियासत से आया था और देशी रियासत से आया था। और कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसमें 1946 में कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। और यह प्रधानमंत्री के द्वारा जो उस वक्त ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, एटली एटली के द्वारा यह जो है कैबिनेट मिशन जो है भेजा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? यह 1942 में आया था। असत्य कथन की पहचान करना है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। तो बताइए कि इसमें कौन सा कथन गलत है? जलोपनिषद में 4 गो आश्रम का उल्लेख किया गया है, सही है। इसमें जो 4 आश्रम का है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष, यह कुल मिलाकर 6 गो वेद होता है, वेदांग होता है 6 गो, वेदांग 6 है। गोपथ जो है यह ऋग्वेद और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये गलत है आपका। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण है, जो कि एक संस्कृत भाषा का यह व्याकरण है, जो कि यह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा यह अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया है। और गोपथ जो है ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। गोपथ जो है यह आपका यह अथर्ववेद से है। और एत्रे एत्रे यह जो है आपको ऋग्वेद से है, ऋग्वेद से है। और गोपथ जो है यह अथर्ववेद से है, गोपथ जो है अथर्ववेद से है। असत्य गलत कथन को पहचानना है। अभी बता, जैसे कि अभी बताए थे कि कौन सा ग्रह होता है, आपको याद होगा तो बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद आपको जो है एक बेल्ट मिलेगा, क्षुद्र ग्रह का बेल्ट मिलेगा, पट्टी मिलेगा। इसके बाद होता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सबसे यहाँ पे आपको सूर्य होता है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, बिल्कुल सही है। शुक्र को सांझ और सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शुक्र को क्या कहेंगे? भोर का तारा। और सांझ का तारा, दोपहर का तारा भी कहेंगे, ध्रुवा, पृथ्वी की ध्रुवा बहन भी इसको कहते हैं। के बाद जो है मंगल, फोबोस और डिमोस शनि के 2 उपग्रह, ये गलत है। शनि के 2 उपग्रह नहीं है। सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है, सबसे बड़ा सही है। और फोबोस और डिमोस जो है यह जो है 2 गो उपग्रह जो है, यह जो है मंगल के 2 गो उपग्रह है, मंगल के 2 गो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस है। पृथ्वी के कौन सा उपग्रह है? तो चंद्रमा है, पृथ्वी के है चंद्रमा। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति होता है, बड़ा ग्रह बृहस्पति। और सूर्य के बाद जो है पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और शनि की बात करें, शनि का प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो शनि के उपग्रह जो है वह टाइटन होता है। शनि के उपग्रह कौन सा है? तो यह टाइटन होता है। असत्य कथन को तो इसमें जो है कौन सा आपका सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसलिए आपका सी नंबर सही है। असत्य कथन को पहचानना है, गलत कथन को इसमें पहचानना है। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा मद्रास, इसको मिलाकर 2021 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था, इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था, सही है। और इसी इंपीरियल बैंक को 1955 1955 में जो है इसका नाम जो है एसबीआई कर दिया गया। 19 जुलाई 19 जुलाई 1969 को या 19 जुलाई 1969 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंक का नहीं हुआ था, इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और फिर जो है इसके बाद 1980 में यदि 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था और 1969 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
आरबीआई नोट जारी करने में 1957 से न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है। न्यूनतम कोष प्रणाली क्या होता है? आरबीआई न्यूनतम कोष प्रणाली इसमें जो है जारी करने से पहले इसमें जो है फंड के रूप में इसमें रखा जाता है। तो इसमें जो मिनिमम जो रखा जाता है वो 200 करोड़ इसमें फंड रखा जाता है। और इसमें से अगर 200 करोड़ में से इसमें से बात करें तो 115 करोड़ जो है यह गोल्ड रूप में होता है। और बाकी जो है 85 करोड़ जो होगा वह जो है विदेशी मुद्रा यानी कि एफडीआई विदेशी मुद्रा यानी कि विदेशी मुद्रा के रूप में जो है होगा। विदेशी मुद्रा के रूप में 85 करोड़ होगा। और जो है 200 करोड़ जो है इसमें मिनिमम रखा जाता है, जिसमें से 115 करोड़ जो है आपको गोल्ड फॉर्मेट में होता है। और रही बात आरबीआई की, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट है ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड जो बैंक है इसमें इसको जो विलय जो है वो पीएनबी में किया गया था। पीएनबी यानी कि आप जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका जो विलय जो है इसमें इसका विलय विजया बैंक और देना बैंक में किया गया था। विजया बैंक प्लस देना बैंक दोनों मिला करके बैंक ऑफ बड़ौदा किया गया। ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक मिलाकर पीएनबी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये गलत दिया हुआ है। इसके अनुसार ऑप्शन सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है किया गया है? अनुसूची की बात करते हैं तो देखिए संविधान का जब निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, संविधान का जब लागू हुआ तो उसमें जो है उसी को हम मूल संविधान कहते हैं। संविधान देखिए इसमें संविधान कई सारे प्रश्न बनते हैं, समझिए इस चीज को। संविधान का जब निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को तो उसको मूल संविधान कहा गया है। लेकिन समय समय के बाद जो है जैसे समय जरूरत के हिसाब से जैसे समय बढ़ा तो उसके अनुसार जो है उसमें संशोधन करके और उसमें जो है नई नई चीजों को ऐड किया गया। जब उस नई नई चीजों को जो ऐड किया गया, संशोधन किया गया, तो उससे पहले जो आया था तो उसको मूल संविधान कहते हैं। तो कहते हैं कि मूल संविधान में 8 गो अनुसूची था। वो मूल संविधान में कितना था अनुसूची? 8 को। वर्तमान में कितना है? 12 गो अनुसूची है। अब इसमें जो है अब देखते हैं कि पहले में क्या था? पहला में था संघ भारत भारत जो है पहले में जो था वो भारत इसमें कहा गया कि भारत जो है राज्यों का संघ है। पहला अनुसूची में कहा गया कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। पहला भारत में क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। दूसरा में कहा था कि ये जो है वेतन और भत्ता इसमें दिया गया है। तीसरा में जो है यानी कि जितना भी मंत्री होगा वो सबका इसमें वेतन की बात किया गया है। तीसरा में जो है इसके शपथ की इसमें बात किया गया है। और चौथा अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति का यानी अनुसूचित जाति एसटी का जो है क्षेत्र प्रशासन की बात किया गया है। प्रशासन की बात किया गया है। छठी अनुसूची में जो है इसमें 4 राज्यों का है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो है अनुसूचित जाति है उसको जो है प्रशासन के बीच में बात किया गया है। प्रशासन का इसमें वर्णन है। सातवीं अनुसूची में देखें तो सातवीं अनुसूची में जो है सातवीं अनुसूची में 3 गो सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का इसमें जो है उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में देखें तो इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। नौवीं अनुसूची में देखें तो यह पहला संशोधन हुआ था। फर्स्ट जो है संशोधन हुआ था। और यह संशोधन से संबंधित है तो भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है।
10वीं अनुसूची में देखें, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, दल बदल है। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन, 73वां अमेंडमेंट, इसलिए जो है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। ये इसमें जो है कुल मिलाकर 29 गो विषय को रखा गया है, 29 विषय को रखा गया है। 12वीं अनुसूची में देखें, यह जो है नगर निगम से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है। इसमें जो है यह आपको 74वां संशोधन है, 74वां संशोधन। आगे हम इस संशोधन के बारे में पूरी अच्छे से समझेंगे। और यह जो है इसमें जो है कुल 18 गो विषय को रखा गया है। तो इसमें तो आपको इसमें से देखें कि आपको जो है पूरे इसमें अनुसूची 12 अनुसूची का हम वर्णन कर दिए। मूल संविधान में 8 गो था, वर्तमान में 12 अनुसूची है। पहले में है भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में वेतन है, तीसरा में भत्ता है, तीसरा में शपथ है, चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, पांचवा में एससी अनुसूचित जाति का जो है सीट अनुसूचित जाति का प्रशासन का क्षेत्र प्रशासन का वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची में याद रखेंगे 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें जो है इसमें प्रशासन का इसमें वर्णन किया गया है। 7वीं सूची में 3 गो सूची का वर्णन किया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं सूची अनुसूची में भाषा का है। 9वीं अनुसूची में पहली संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में यह दल बदल है। और 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। यह इसमें 29 को विषय को रखा गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर निगम से संबंधित है, जो कि इसमें 18 गो विषय है। और यह 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। तो प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवरण कितने में है? 4थी अनुसूची में है। तो यह जो है ऑप्शन में चौथी तीसरा आपका सही है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषा है। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो ये जो है पंचायती राज है, पंचायती राज। असत्य कथन को पहचानिए, इसमें गलत कथन को पहचान करना है। गलत कथन को पहचान करना है। तो इसमें राज तरंगिणी पुस्तक जो है यह कलहन के द्वारा लिखा गया। इस पुस्तक में जो है जम्मू और कश्मीर का इतिहास को इसमें जो है वर्णन किया गया है, जम्मू कश्मीर के इतिहास का इसमें जो है वर्णन किया गया है। महाभाष्य जो है लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। यह जो है यह योग दर्शन से संबंधित है, योग दर्शन से संबंधित है। इंडिका यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह मेगास्त्रिच के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, इंडिका। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का क्षेत्र का जो है वर्णन किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है साम्राज्य का वर्णन किया गया है। किताब उल हिंद यह पुस्तक लिखा गया है, इब्न बतूता की तरफ नहीं लिखा गया है, यह लिखा गया है अल बरूनी के द्वारा, अल बरूनी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद जो है एक और पुस्तक है वेन सॉन्ग के द्वारा जो है वेन सॉन्ग के द्वारा लिखा गया है यू की। एक फाहियान भी होता है, फाहियान। और ये फाहियान हम आपको क्यों बता रहे हैं? फाहियान इसके द्वारा लिखा गया है ओ क्यू की, ओ ओ यू की, ओ यू की। यह जो दोनों में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। यू की वेन के द्वारा लिखा गया है, फाहियान जो है फो क्यू की लिखा गया है। निम्न में से किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? ये इसको समझते हैं। देखिए जिस तरह से हम ये मानते हैं कि यह जो है एक तरह का आपका पृथ्वी का ग्लोब हो गया, आपका यह जो है ग्लोब हो गया। इस ग्लोब पे जो है एक बड़ी रेखा दर्शाया गया है, जो कि आपको यह जो है 0 डिग्री, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। यह जो है आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गया, सॉरी 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया। और नीचे जो है आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गया, 23 डिग्री आपका 23 डिग्री यह मकर रेखा हो गया। अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य जो है आपको यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच में ही हमेशा रहती है। तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? यहाँ पे 22 दिसंबर को होता है।
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जब 22 सबसे बड़ा दिन होगा तो मकर रेखा पे होगा, 23.5 डिग्री मकर रेखा पे होगा, जो कि 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध में तो 22 दिसंबर को बड़ा हो गया, अब उत्तरी गोलार्ध में जो है कब होगा, उत्तरी गोलार्ध में कब होगा, तो यह 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, यानी कि पृथ्वी जो है सॉरी सूर्य जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पे कर्क रेखा पे रहता है। इसके अलावा जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होता है, यानी कि इसमें जो है 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का इसमें रात होता है। इसी चीज को जो है इसी चीज को विषुव कहते हैं, विषुव विषुव कहा जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता होगा 21 जून को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी होता है। यह जो है 2015 से इसको जो है मनाया जा रहा है, और इस बार जो मनाया गया 2022 में यह जो है 8वीं बार था। और इसका जो उद्देश्य रखा गया था कि थीम, इसका जो विषय रखा गया था, सब्जेक्ट थीम जो रखा गया था, मानवता के लिए वो योग था, मानवता के लिए योग योग रखा गया है। अब इसमें इसके अलावा आपको यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, फीफा अभी जैसे कि आपको पता होगा, अभी जो है फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अभी जो हो रहा है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो अल रेहला जो है, अल रेहला जो है यह फुटबॉल का एक ना, यह फुटबॉल है एक, क्या है ये अल रेहला, क्या है, फुटबॉल है। अल्ट्रेला क्या है, फुटबॉल है। यह फुटबॉल जो है यह एडिडास कंपनी के द्वारा बनाया गया था। एडिडास कंपनी के द्वारा जो है यह फुटबॉल का निर्माण किया गया था। इतने सारे प्रश्नों को आप जो है याद रखेंगे। तो ये 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, 2015 से यह मनाया जा रहा है। 2022 में यह आठवां बार मनाया गया है, जिसका विषय रखा गया था मानवता के लिए योग। 21 जून को यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, और इसी में जो है 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। इसी को हम विषुव कहते हैं, इसी को हम विषुव कहते हैं। वर्तमान में फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में हो रहा है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है कतर में हो रहा है, कतर के राजधानी दोहा में हो रहा है। यह जो है इसमें जो फुटबॉल जो खेला जा रहा है उसको अल रेहला कहा गया है, और यह जो एडिडास कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सारे क्वेश्चन का हम आपको निपटारा कर दिए। भारत में करेंसी कहाँ पर करेंसी नोट प्रेस स्थापित है, करेंसी नोट का प्रेस कहाँ पे स्थापित है, यह जो है आपका नासिक में स्थापित है। नासिक जो है आपका ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद देवास में भी है, देवास जो है कि मध्य प्रदेश में है। सालबनी भी जो है यह वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और मैसूर मैसूर में भी जो है, मैसूर जो है यह कर्नाटक में, आपका कर्नाटक में भी स्थित है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही सही सभी सही है। भारत में सभी जगह से करेंसी नोट का प्रेस स्थापित है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन को पहचान करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत भी इसी दिन अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान आपको पता है जन गण मन है, जो इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, सही है। और 29 अगस्त 1947 को इसमें जो है आपको प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता की सत्यापन किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ था, यह जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 1949 में भारत ने जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। ऑप्शन नंबर डी भी सही। ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन चुनना है। ऋग्वेद के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है।
ऋग्वेद में जो 1028 को मंडल सूक्त है और 10 को जो है मंडल है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है जो 228 को मंडल है, जो कि गलत है। मंडल नहीं है 10 को जो है, यह 200 नहीं है बल्कि 1028 है। 1028 क्या है? सूक्त है, सूक्त है। और 10 वो जो है मंडल है, किसमें? ऋग्वेद में है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और यह जो है सूर्य को समर्पित है। सूर्य को, सूर्य देवता के ये समर्पित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और गाय, ऋग्वेद में गाय को अगण्या कहा गया है। यह जो है आपको उत्तर वैदिक काल में आता है, जिसमें गाय को अगण्या किया गया है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में गाय को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गाय को पूजा की तरह पूजा किया जाता है और सबसे इसमें कहा जाता है कि गाय के लिए जो है यहाँ पे कई सारे युद्ध भी होता था। यहाँ तक कि राजा, जो ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में जो राजा हुआ करता था, उसको राजा को इसलिए चुना जाता था, राजा इसलिए बनाया गया जाता था ताकि जिसका भी गाय होगा वो गाय खो जाए तो राजा जो है उस गाय को खोज करके उसको जो है दिया जाए, इसीलिए राजा का चुनाव भी होता था। तो इसमें इससे कहा जा सकता है कि ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा जाता था, यानी कि इसको जो है पाप कहा गया है गाय को मारना। अमेजन वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? अमेजन की वर्षा, इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है यह स्ट्राम्बुली ज्वालामुखी को कहा गया है, जो कहाँ पे है? इटली में है। स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। यह जो है जागृत है, यानी कि यह जो है कभी भी जो है विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से भूमध्य सागर में जो है भूमध्य सागर में जो है एक प्रकाश की तरह जो है प्रकाश की तरह जो है प्रकाश होता है। इसी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है। एक ज्वालामुखी दो तरफ का होता है, दो तरह का होता है ज्वालामुखी। एक होता है सुसुप्त, सॉरी, एक होता है मृत ज्वालामुखी जो हमेशा के लिए खत्म हो गया है, और एक ज्वालामुखी होता है जागृत, यानी कि वह हमेशा जो है फटते रहता है। और एक होता है सुप्त ज्वालामुखी, जो कि कई समय से जो है वो विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन वो विस्फोट होने की उसमें संभावना होती है। इस तरह से हम ज्वालामुखी की तीन तरह से आप समझ सकते हैं। जो स्ट्रांगली जो ज्वालामुखी है, यह जो है जागृत है, जागृत ज्वालामुखी है, यानी कि हमेशा ये जो है विस्फोट होते रहता है, इसमें से हमेशा जो है ज्वालामुखी फटते रहता है, जिसकी वजह से यह जो है भूमध्य सागर में एक प्रकाश की तरह जो है प्रकाश की तरह प्रकाश निकलता है। इसी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। समुद्री वर्षावन, समुद्री वर्षावन, इसको यह जो है समुद्री वर्षावन प्रवाल भीति को कहा जाता है। समुद्र के अंदर रहता है प्रवाल भीति को, यह जो है कहा जाता है समुद्री वर्षावन। और पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी का फेफड़ा जो है यह पृथ्वी के फेफड़े अमेजन को जाना जाता है, अमेजन के जंगल को जाना जाता है, अमेजन के जंगल को जाना जाता है। अमेजन का वर्षावन किसको भी कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा वन को। और यह जो है पूरे इसका जो है 20% ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन का जो है 20% ऑक्सीजन जो है उत्पादन करता है, 20% ऑक्सीजन जो है उत्पादन करता है, इसीलिए जो है पृथ्वी का इसको फेफड़ा कहा जाता है। नील नदी का वरदान, यह जो है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो अमेजन का वर्षावन किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी के यह फेफड़ा के, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के फेफड़े को अमेजन के वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 20% ऑक्सीजन जो है उत्पादन करता है। बजट के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है, गलत कथन कौन सा है बजट के संबंध में? तो बजट, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है, जेम्स विल्सन को माना जाता है, सही है। और रेल बजट और आम बजट को एक वर्ष समिति के द्वारा, रेल बजट और आम बजट का विलय जो है 2017 में किया गया था, किसके समय? देवराज समिति के द्वारा, जो कि गलत है। यह एक वर्ष समिति के द्वारा जो है इसको, इसमें देखिए इसमें दो को आता है, इसमें 2017 में विलय, विलय की जब बात करेंगे विलय की जब बात करेंगे तो विवेक देवराय समिति हो जाता है, विलय विलय की जब बात करेंगे तो। और इसमें जो है यदि हम अलग करने की बात करेंगे, अलग करने की बात आएगा तो वह जो हो जाएगा वह एकवर्थ समिति हो जाएगा, एकवर्थ,
एकवर्ष समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और रेल बजट को आम बजट एक जो किया गया था वह विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर किया गया था। देखिए ऐसा नहीं है कि अपने मन से नहीं होता है, इसके लिए हर चीज के लिए एक समिति का गठन होता है। तो रेल बजट को जब आम बजट से अलग करना था तो एक समिति का गठन हुआ था जिसको एक वर्ष समिति कहते हैं। और इसको जब विलय करना था तो देवराय समिति का एक गठन किया गया था, सिफारिश किया गया था, उसी के द्वारा ये जो है अलग किया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है सन्मुखम सेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला जो है बजट जो है किसके द्वारा किया गया था? सन्मुखम सेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यह जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है ये जो है जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है गलती है, यह जो है जॉन मथाई होगा, जॉन मथाई। और स्वतंत्र भारत की कहेगा तब हो जाएगा सन्मुखम सेट्टी। और अब तक का सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक बार बजट जो है यह मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था, सबसे ज्यादा बार 10 बार किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत असत्य दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। एक बार फिर से आपको क्लियर कर दें कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जो है जेम्स विलियम को माना जाता है। रेल बजट और आम बजट को विलय करना हो या फिर जो है अलग करना हो, हर चीज के लिए, सबके लिए एक समिति का गठन होता है जो कि सिफारिश करती है और जो एक सुझाव देती है कि हाँ जो है इसको अलग करना चाहिए या फिर विलय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी के लिए रेल बजट को आम बजट का विलय करना था, यानी कि दोनों को मर्ज करना था। 2017 में एक समिति का गठन किया गया जिसे हम विवेक देवराज समिति कहते हैं। और इसी चीज को जब अलग करने की बात आया था तो फिर एक वर्ष समिति का गठन किया गया था, वही इसको सुझाव देती है। गणतंत्र भारत का पहला जब बजट की बात करेंगे तो जॉन मथाई हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत की पहला बजट करेंगे तब सन्मुखम सेट्टी हो जाएगा। और अब तक सबसे ज्यादा बार बजट जो प्रस्तुत किए हैं वो मोरारजी देसाई किए हैं, 10 बार अब तक बजट को पेश कर चुके हैं। संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, संविधान का जब निर्माण हो रहा था, तो वह संविधान सभा में कुल जो है 389 सीट है। 389 गो सीट था संविधान सभा में, कितना सीट था? 389 गो सीट था, जिसमें से 389 में से 93 जो है वो देसी रियासत से था, यानी कि रजवाड़े से था। आपको पता होगा कि आजादी के समय जो है हमारे यहाँ कई सारे राज्य राजवाड़ा होता था, कई सारे राज्य होते थे, तो वही से लिया गया है देसी रियासत, यानी जहाँ से 93 गो सीट आते हैं, 93 को शामिल किया गया था। इसमें जो है मस्क्रीन एकमात्र महिला थी जो कि देसी रियासत से आई थी। और देसी रियासत से जो आई थी एकमात्र महिला, वो कौन थी? मस्क्रीन थी। मस्क्रीन नाम की एक महिला थी जो कि देसी रियासत से आने वाली एकमात्र पहली महिला थी। और एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी वो जो कि संविधान सभा में शामिल हुई थी, वह बेगम एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ये सब प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बेगम एजाज रसूल जो है एकमात्र महिला थी जो मुस्लिम महिला थी। मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में शामिल हुई थी। तो भारत के कुल संविधान में जो है, भारतीय संविधान में कुल 15 गो महिलाएं थी। ये सारे महिला का नाम यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि अमू स्वामीनाथन एक महिला थी। एनी मैस्लिन जो कि देसी रियासत से आने वाली एकमात्र महिला थी। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दयाक्षिणी वेलियादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचिता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में भाग ली थी। अब इसमें से सभी को याद नहीं रखा, आप एकमात्र याद रखेंगे कुछ कुछ पॉइंट पे, जैसे कि एनी मैक्सवेल, यह जो है एकमात्र महिला थी जो देसी रियासत से आई थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी जो संविधान सभा में शामिल हुई थी?
तो बेगम एजाज रसूल थी। इसके अलावा जैसे इसमें आपको पूछा जाता है कि राजकुमारी, जब भी एग्जाम में आते हैं तो राजकुमारी अमृता कौर का ऑप्शन आता है कि ये थे कि नहीं थे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग जो है इतने सारे प्रश्नों को देखें, इस तरह से हम लोग जो है नेक्स्ट को अगले से अगले भी देखेंगे। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इस तरह से आपको मिक्सअप सही रहेगा, या फिर जो है सब्जेक्ट वाइज जो है हर सब्जेक्ट का अलग अलग से पार्ट बाय पार्ट करके आपको इसमें लाया जाए। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है ये सारे इस श्रृंखला जो है काफी अच्छा लगा होगा। और इस चीज को जो है आप एक दो बार लिख के अपने कॉपी पर लिखेंगे पढ़ेंगे तो चीजें याद रह जाएगा, और इसमें जो है भूलने की उम्मीद कम रहेगी। हम इसमें और जो है बेटर बेटर करने की प्रयास करेंगे। आप जो है हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी ये आपको सेशन कैसा लगा, तो आप हमें जो है कमेंट में जरूर बताइए। और इसके बाद हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।